जानते हैं नेपाल का प्राचीन इतिहास। 1500 ईसा पूर्व के आसपास इंडो आर्यन जातियों ने काठमांडू उपत्यका में प्रवेश किया। करीब 1000 ईसा पूर्व में छोटे छोटे राज्य और राज्य संगठन बने। सिद्धार्थ गौतम शाक्य वंश के राजकुमार थे, जिन्होंने अपना राज्यकाल त्याग कर तपस्वी का जीवन निर्वाह किया और वह बुद्ध बन गया। नेपाल का प्राचीन काल सभ्यता, संस्कृति और शौर्य की दृष्टि से बड़ा गौरवपूर्ण रहा है। प्राचीन काल में नेपाल राज्य की बागडोर क्रमशः गुप्त वंश, किरातवंशी, सोमवंशी, लिच्छवी, सूर्यवंशी राजाओं के हाथों में रही है। किरातवंशी राजा संतुकु, सोमवंशी लिच्छवी राजा मानदेव, राजा अंशुवर्मा के राज्यकाल बड़े गौरवपूर्ण हैं। कला, शिक्षा, वैभव और राजनीति के दृष्टिकोण से लिच्छवी काल स्वर्गयुग रहा है। जनसाधारण संस्कृत भाषा में लिख पढ़ और बोल सकते थे। राजा स्वयं विद्वान और संस्कृत भाषा के मर्मज्ञ होते थे। पगोड़ा शैली की वास्तुकला बड़ी उन्नत दशा में थी और यह कला सुदूर महाचीन तक फैली हुई थी। मूर्ति कला में समृद्ध अवस्था में थी। धार्मिक सहिष्णुता के कारण हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म समान रूप से विकसित हो रहे थे। काफी वजनदार 100 मुद्राएं व्यवहार में प्रचलित थीं। विदेशों से व्यापार करने के लिए व्यापारियों का अपना संगठन था। वैदेशिक संबंध की सुदृढ़ता वैवाहिक संबंध के आधार पर कायम थी। ईस्वी सन 880 में लिच्छवी राज्य की समाप्ति पर नुआकोटे ठाकुर की राजवंश का अभ्युदय हुआ। इस समय नेपाल राज्य की अवनति प्रारंभ हो गई थी। केंद्रीय शासन शिथिल पड़ गया था। फलतः नेपाल अनेक राजनीतिक इकाइयों में विभाजित हो गया। हिमालय के मध्य कछार में मल्लों का गणतंत्र राज्य कायम था। सन 1350 ईस्वी में बंगाल के शासक शमसुद्दीन इलियास ने नेपाल उपत्यका पर बड़ा जबरदस्त आक्रमण किया। धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई। सन 1480 ईस्वी में अंतिम वैश्य राजा अर्जुन देव अथवा अर्जुन मल्ल देव को उनके मंत्रियों ने पदच्युत करके स्थित मल्ल नामक राजपूत को सिंहासन पर बैठाया। इस समय तक केंद्रीय राज्य पूर्ण रूप से छिन्न भिन्न होकर काठमांडू, गोरखा, तनहू, लमजुट, मकवानपुर आदि लगभग 30 रियासतों में विभाजित हो गया। 150 ईसा पूर्व तक इस क्षेत्र में उत्तर भारत के मौर्य साम्राज्य का प्रभाव था। सम्राट अशोक नेपाल में कई महत्वपूर्ण स्थापनाओं के निर्माण के लिए जिम्मेदार थे। इनमें शामिल हैं रामग्राम स्तूप, गुटिहवा स्तंभ,
निगली सारक अभिलेख और लुम्बिनी स्तंभ अभिलेख। चीनी तीर्थयात्री फाहियान और ह्यूएन त्सांग अपनी यात्रा की वर्णन में नेपाल क्षेत्र के कनक मुनि स्तूप और अशोक स्तंभ का उल्लेख करते हैं। ह्यूएन त्सांग ने स्तंभ के शीर्ष पर सिंह की मूर्ति का उल्लेख किया है। गोटिहवा पर एक अशोक स्तंभ का आधार मिला है जो निगली सागर से कुछ मील दूर है, जो निगली सागर स्तंभ का आधार था। इस क्षेत्र में 5वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आकर वैशाली के लिच्छवियों के राज्यों की स्थापना हुई। लिच्छवी वंश का अस्त हो गया और सन 869 से नेवार की एक जाति का युद्ध हुआ। फिर भी इन लोगों का नियंत्रण देश भर में कितना बना था, इसका आकलन कर पाना मुश्किल है। 11वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में दक्षिण भारत से आए। चालुक्य साम्राज्य का प्रभाव नेपाल के दक्षिणी विभाग में दिखा। चालुक्यों के प्रभाव के में आकर उस समय राजाओं ने बुद्ध धर्म को छोड़कर हिंदू धर्म का समर्थन किया और नेपाल में धार्मिक परिवर्तन होने लगे। अब बात है 13वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में संस्कृत शब्द मल्ल कुल नाम वाले राजवंश का उदय होने लगा। 100 वर्ष में राजाओं ने शक्ति एकजुट की और 14वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में देश का बहुत ज्यादा भाग एकीकृत राज्य के अधीन में आ गया। लेकिन यह एकीकरण कम समय तक ही टिक सका। 1472 में यह राज्य 3 भाग में विभाजित हो गया, कांतीपुर, ललितपुर और भक्तपुर, जिसके बीच में शताब्दियों तक का मेल नहीं हो सका। राजा स्थिति मल्ल अस्त व्यस्त आर्थिक, धार्मिक तथा सामाजिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने में पूर्ण रूप से समर्थ हुए। राजा पचमल्ल ने केंद्रीय शासन को सुदृढ़ करने का प्रयत्न किया, किंतु उनके निधन पर पश्चात ही उनके अधिकारियों ने राज्य को वापस बांटकर पुनः राजनीतिक इकाइयां खड़ी की। मध्यकालीन नेपाल साहित्य, संगीत और कला की दृष्टि से उन्नत होने पर भी राजनीतिक दृष्टि से अवनति की ओर बढ़ रहा है। जनजीवन अशांत, यूरोप साम्राज्यवादी की कुदृष्टि भारत के पश्चात नेपाल पर भी पड़ गई। नेपाल के विरुद्ध किन लोग का सैनिक अभियान और उपत्यका में ईसाई पादरियों की चहल पहल इस तथ्य के प्रमाण है। गोरखा राज्य इन दिनों काफी सफल हो चुका था। नेपाल की छोटी छोटी राजनीतिक इकाइयों पर और नेपाली जनजीवन पर गोरखा राज्य का प्रभाव छा गया। न्यायमूर्ति राजा रामशाह के न्याय की चर्चा पूरे नेपाल में फैल गई थी। राजा पृथ्वीपति शाह के राज्यकाल में बंगाल के नवाब गुरगिन खान के नेतृत्व में नेपाल पर आक्रमण करने के लिए 50-60 हजार फौज भेजी थी। नवाब की सेना मकवानपुर के तराई क्षेत्र में पड़ाव डाली हुई थी। मकवानपुर ने गोरखा राज्य की सहायता की याचना की। गोरखा के कुछ जवानों ने नवाब सेना को गाजर मुल्ले की तरफ काट डाला। बचे हुए सैनिक अपने जान बचाकर भाग निकले। इन दोनों कारणों से गोरखा राज्य नेपाली राज्य